देखिए, हाँ क्या हो गया? इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल, उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100%। इसको 95% तक तो हम डिस्टिलेशन से प्योर करते हैं और फिर 5% पानी फिर भी उसमें रह जाता है, तो उसमें हम कैल्शियम मेटल डाल देते हैं 95% में। तो कैल्शियम मेटल जो है वो पानी से तो रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लेकिन अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता। समझ में आया? तो जो 95% इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल, वो बाज़ार में स्पिरिट के नाम से बिकता है। स्पिरिट लैम्प आपने सुना होगा कि भाई जो एज ए फ्यूल बिकता है, यूज़ होता है। समझ में आया? किस नाम से बिकता है? स्पिरिट के नाम से। और 100% को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है? 95% कैसे बनता है? बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो उसमें पानी होता है वो हटा दिया जाता है, 95% मिलता है। 5% पानी फिर भी उसमें रह जाता है। जब 95% ऑब्टेन हो जाए तो उसमें हम कैल्शियम मेटल डालते हैं, विच रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सिलेक्ट लाइक जैसे, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड डज नॉट रिएक्ट विद एल्कोहल। ठीक है? ये नाम, ये जस्ट रिमेम्बर फॉर द पर्पज ऑफ नेम। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कंबशन, के इथेनॉल एज ए फ्यूल यूज़ होता है। और आजकल तो ये हो रहा है कि इथेनॉल मिक्स फ्यूल बेचा जाए, यानी इथेनॉल जो पेट्रोल के साथ थोड़ा मिक्स कर दें और फ्यूल को, क्योंकि पेट्रोल की परसेंटेज, पेट्रोल महंगा आ रहा है और आसानी से थोड़ा सा आगे चल के परेशानी हो सकती है। इथेनॉल हम बना सकते हैं, लैब में भी बना सकते हैं, केमिकल रिएक्शन से भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और पेट्रोलियम से भी निकलता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो ये जो इसको होता है, इसकी मेन प्रॉपर्टी, वन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है? कंबशन। इसकी कंबशन प्रॉपर्टी क्या है कि ये जब जलता है तो ये बना कहीं से, कौन कौन से एलिमेंट से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हम एक रूल बता चुके हैं कि जब कोई कंपाउंड जलाते हैं तो एटम्स में टूट जाता है एलिमेंट्स के, और जो एलिमेंट्स के एटम हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं अलग अलग। तो दो एलिमेंट, इसमें एलिमेंट मिलेंगे हमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो अंदर से भी मिलेगी, बाहर से भी मिलेगी। जलने वाले एलिमेंट जो हैं, जो ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे, वो कार्बन के हैं, या तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन एक्सीज ऑफ एयर। तो ये जब इसको हम जलाएंगे तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी इसकी, और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अगर हम ऐसे भी लिख दें तब भी हमें नंबर मिल जाएंगे। On burning it is used as a fuel. On burning it produce carbon dioxide and water vapor. ये भी गैस की फॉर्म में होता है, ये भी गैस की फॉर्म में होता है। इसमें एक बात ध्यान समझ लीजिए कि इथेनॉल बर्न विगरसली, लेकिन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, हीट वैल्यू, यानी हीट वैल्यू कहते हैं कि 1 ग्राम जलने पे कितनी हीट दे रहा है। हीट वैल्यू इसकी इथेन से कम होती है, क्योंकि इथेन में जो उसका मास है, मान लो इसका मास निकाल लें तो ये कितना निकलता है? मॉलिक्यूलर मास 30 निकलता है। कार्बन का 12 टू द 24 प्लस 6 30। और अगर हम इथेनॉल का मास निकालें तो ये 30 तो हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 46। कितना? क्योंकि C2H6 तो यहाँ भी है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। तो इसमें जो हीट देने वाला सब पार्टिकल है जिनसे हीट मिलती है जलने के बाद, वो कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, वो दोनों में सेम है। लेकिन मास के हिसाब से हम कह लें, हीट वैल्यू कैसे निकलती है, ये कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकलती है? कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? हीट अपॉन मास। जितनी हीट निकली उसको मास से डिवाइड कर दो। तो हीट तो ऑलमोस्ट जो निकलेगी उसको मास से डिवाइड करेंगे तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल मास तो अलग अलग होगा।
तो इसकी हीट वैल्यू कम होती है बिकॉज इट हैज़ ऑक्सीजन इन इट्स मॉलिक्यूल, जो जलने में हेल्प तो करता है। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जलता ही नहीं है। ऑक्सीजन अंदर से निकले या बाहर से निकले, जलने में हेल्प कर रहा है। अंदर वाली ऑक्सीजन भी जब जलाएंगे तो वो भी हेल्प करेगी जलने में, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन उसकी हीट वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जो कि मास ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल इसका मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो क्या नाम है, हीट देने वाला मास जो है वो इथेन के अंदर है, वो कम है, और उतनी ही हीट हम इथेनॉल से ले रहे हैं तो मास ज़्यादा है, तो हीट वैल्यू कम, यानी हीट अपॉन मास फॉर्मूला होता है इसका। तो इथेनॉल गिव लेसर हीट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट इज लेस, लेकिन इट बर्न विद ब्लू फ्लेम। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन बाहर से भी मिल रही है, और इसका मॉलिक्यूल जब ब्रेकअप होता है तो उसमें भी ऑक्सीजन होती है। तो ब्लू फ्लेम में कौन सा फ्यूल जलता है? जो कंप्लीट कंबशन होता है। जब ऑक्सीजन अच्छी मिल जाए तो आमतौर पे जो फ्यूल है कार्बन, जब उसको अच्छी तरह ऑक्सीजन मिल जाए तो ब्लू फ्लेम में जलता है। तो ये ब्लू फ्लेम में जलता है, लेकिन हीट वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में इसका जो हीट देने वाले पार्टिकल है ना, वो उनमें इसमें ऑक्सीजन का आइटम मास भी शामिल है मॉलिक्यूल के अंदर, जो हीट कंबशन में हेल्प तो करता है, लेकिन उसको हम उसमें काउंट नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर से हो या बाहर से हो वो तो सभी रिएक्ट कर रही है। तो इसलिए इसका मास ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, एंड एज ए रिजल्ट मास वैल्यू क्या हो हीट वैल्यू क्या हो जाती है, हीट वैल्यू को कैलोरिक वैल्यू भी कहते हैं। तो इट इज लेसर देन इथेन। आपको पूछेगा इथेन की कब ज़्यादा क्यों है, कि इथेन में उतनी ही, हम भी एज्यूम कर रहे हैं उतनी हीट इथेन में भी मिल रही है, लेकिन उसका मास कम होता है एज कम्पेयर टू इथेनॉल, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का मास भी ऐड हो जाता है, जो क्या नाम है, हीट नहीं दे रहा, हीट जलने में हेल्प कर रहा है लेकिन हीट में काउंट नहीं कर रहा हो। हीट में जो हीट देने वाले पार्टिकल इनको हम काउंट कर रहे हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन है। तो खैर ये अलग से एक सवाल है कि वाई हीट वैल्यू ऑफ इथेनॉल इज लेसर देन इथेन, तो वो ये आ गया। अब इसमें जब ये जलेगा तो इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। दूसरी बात है इसमें एक जनरल रिएक्शन आप याद कर लो। अल्केन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन, तो एल्कोहल बनता है। अल्केन के ऑक्सीडेशन से एल्कोहल, यानी मीथेन के ऑक्सीडेशन से मीथेनॉल, मीथेन के ऑक्सीडेशन से। ये जनरल रिएक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्पज, फॉर दिस पर्पज मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको एक जनरल रिएक्शन वो समझ में आ जाएगा। जब एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, माइल्ड ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक है, तो ये बनाता है अल्डिहाइड। ठीक है, जैसे मीथेन है तो मीथेनल बन जाएगा। मीथेन था CH4, ये बन जाएगा मीथेनल, HCHO। अल्डिहाइड में CHO होता है, और क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे तो यहाँ भी एक कार्बन है। और अगर इथेनॉल होगा, इथेन होगा, तो ये बनाएगा इथेनल CH3CHO। एक कार्बन CHO में बदल जाएगा और एक CH3 की फॉर्म में आएगा। मीथेन से मीथेनल, इथेन से अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिएक्शन पहले थी कोर्स में, अब नहीं है। और अगर इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। वो एक तो है एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं थोड़ा सा, तो इसमें ये एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट कहलाता है, यानी एसिड मिला हुआ पोटाशियम डाइक्रोमेट। सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिएक्शन भी आप पढ़ेंगे अभी। और उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ जब वो मिल गया तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। और एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दोनों के में से कोई एक होता है, उसमें ऑक्सीजन बहुत निकलती है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए कहलाता है
अल्कलाइन KMnO4 में क्या मिलाते हैं, NaOH या KOH। एसिडिफाइड में मिलाते हैं हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और अल्कलाइन KMnO4 में हम क्या मिलाते हैं, NaOH या जनरली NaOH मिलाते हैं। ये अल्कलाइन KMnO4 कहलाता है। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब एल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं, ये रिएक्शन हमारे कोर्स में है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम भी याद करने, तो हमारा बन जाता है कीटोन। क्या बन जाता है, कीटोन। माइल्ड के साथ अल्डिहाइड और स्ट्रॉन्ग के साथ, एक मिनट आई एम सॉरी, मतलब ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे जो हायर अल्केन है वो अल्डिहाइड की जगह कीटोन भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ OH। यानी यहाँ पे अल्डिहाइड भी बनता है और खुद से कीटोन भी बनता है डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ OH। ठीक है, और ये काय में बदल जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अगर मीथेनॉल क्या नाम है आपका, जो अल्कोहल है वो मीथेनॉल है CH3OH, तो ये बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। और अगर इथेनॉल है 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो होता है CH3COOH। प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये एक जनरल रिएक्शन है, मैं कॉमन उसमें बता रहा हूँ मैं। और अगर इसको मतलब अब इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो गया, अब अगर जलाएंगे तो वो भी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है। जब भी जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, वो हमने कर दी रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। तो ये जो रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अब भी कोर्स में है। यानी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब हीट करते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर माइल्ड के साथ करेंगे तो अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। पॉइंट क्लियर हो गया आपके। अब ये रिएक्शन को ध्यान में रखना क्योंकि अगली स्टेज पे यही रिएक्शन आ रही है। ये सब रिएक्शन जो है कम कर दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड वाली अब कोर्स में नहीं है। तो क्या बनाएगा ये, इथेनॉल क्या बनाएगा, इथेनॉल से देखो इथेनोइक एसिड है ना, इट ऑक्सीडाइजेस टू इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे C2H5OH, एरो पे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे। क्या बताएं मैंने, एसिडिफाइड, यानी इसमें एसिड मिला हुआ है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिफाइड K2 पोटाशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2, और क्या अल्कलाइन KMnO4। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3COOH। बस आपको ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम याद करने। अब ज़रा ध्यान से सुन लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो ए रिएक्टेंट। वो भी ऑक्सीडाइज, वो भी रिएक्शन में कुछ बनता है। अब जैसे पोटाशियम परमैंगनेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, रिएक्शन के बाद पोटाशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट भी बनेगा जो कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स है। समझ में आ गई। लेकिन हम जब रिएक्शन दिखा रहे हैं तो हम सिर्फ मेन रिएक्टेंट को दिखा रहे हैं, एक ही है इथेनॉल, और मेन प्रोडक्ट को दिखाते हैं। बाकी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से निकल के आए हैं उनको हम नहीं दिखाते। तो इसलिए बैलेंसिंग नहीं होगी यहाँ पे। क्यों नहीं होगी बैलेंसिंग, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये कर सकते हैं हम +2O लिख दें, +2O ऑक्सीजन, जो COOH हो गया, और 2 हाइड्रोजन इसमें कम हो जाते हैं। यहाँ कितने हाइड्रोजन थे टोटल मॉलिक्यूल में, 6, और यहाँ कितने रह गए 4। तो वो 2 हाइड्रोजन जो कम हुए वो कहाँ चले जाएंगे, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। 2 ऑक्सीजन में से एक यहाँ दिखा दिया COOH, और एक ऑक्सीजन के साथ आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें वाटर दिखा सकते हैं। समझ में आया। बाकी हम इसको बैलेंसिंग की ज़रूरत
क्यों नहीं है? तो इट इज़ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सेल्फ इज ए रिएक्टेंट, वो भी बदलता है किसी दूसरे कंपाउंड में। तो अगर बैलेंसिंग पूरी करना चाहें तो फिर वो सारे प्रोडक्ट लिखो जो बने, तब बैलेंसिंग करेंगे। विल हम सिर्फ रिएक्टेंट लिखते हैं और प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपके। अब ऑक्सीडाइज की बात समझ लेना, जो वो होता है क्या नाम है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है वो उसी केमिकल फॉर्म में हमें रिएक्शन के एंड में मिलता है जिस फॉर्म में लिया गया था। जैसे निकल कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन में, तो वो रिएक्शन में उसका वो होगा रिएक्शन में हेल्प करने में, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन खुद आखिर में वो हमें उसी फॉर्म में मिलता है जिस फॉर्म में लिया गया था। अब वो बीच में रिएक्शन में हिस्सा लेता है या नहीं लेता, कैटलिस्ट के बारे में कई दो थ्योरीज हैं अलग अलग, 2 या 3, तो हम उस चक्कर में नहीं पड़ रहा है। हमने जिस फॉर्म में लिया था स्टार्टिंग में वही केमिकल फॉर्म हमें, लिक्विड से गैस बन सकता है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लेकिन केमिकल फॉर्म वही मिलती है। तो हम ही कहेंगे ये इसलिए जो कि ये कैटलिस्ट नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो केमिकल रिएक्शन में खुद भी हिस्सा ले रहा है। कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है या घटा, बहुत से कैटलिस्ट घटाते भी हैं। तो इसलिए वो जैसा था वैसे ही रहता है, उसका रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में उसको शो नहीं करते, क्योंकि वो इसी फॉर्म में मिल गया। अब एक ग्लास ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन में ग्लास ट्यूब के अंदर आप कर रहे हैं तो ग्लास ट्यूब को थोड़ी शो करते हैं आप, वो तो उसका वो है रिएक्शन जिस चीज़ में हो रही है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन कैटलिस्ट उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शो बहुत सी रिएक्शनों में करते हैं, और बहुत सी में हम उसका जिक्र कर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट है, और पूरी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते, क्योंकि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जो प्रोडक्ट बने वो हम नहीं दिखा रहे। तीसरी रिएक्शन है इसकी विद एक्सेस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें 2 रिएक्शंस होती हैं, हमारे कोर्स में एक ही है। अगर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सिस में है तो कोई और प्रोडक्ट बनेगा, और अगर एल्कोहल एक्सिस में हो, सल्फ्यूरिक एसिड कम है, तो कोई और प्रोडक्ट बनेगा। ये 2 तरह से रिएक्शन होती है। कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जब ये रिएक्शन होती है तो ये इथीन बनाता है, इट फॉर्म्स इथीन। कैसे, अभी बताते हैं आपको। अगर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कम होता है, एल्कोहल ज़्यादा होता, तो ये कंपाउंड बनाता जो हमारे कोर्स में अपनी ईथर, क्या बनाता, ईथर। ईथर इज अनदर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह कंपाउंड है ईथर। उसका फॉर्मूला होता है ROR-, यानी इधर भी अल्काइल रेडिकल, इधर भी अल्काइल रेडिकल, और बीच में सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा होता है। ठीक है, ये हमारे कोर्स में रिएक्शन नहीं है, हमने एक्सिस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है। तो इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी है कि जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिरे और वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसे मिल जाएं, तो वो उनको वाटर की फॉर्म में अलग कर देता है। किस फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर बना देगा। अब देखिए यहाँ कैसे बनता है वाटर। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूले से ज़्यादा बेटर समझ में आएगी रिएक्शन। यहाँ पे हम OH जो है बजाय साइड में दिखाने की दर दिखा रहे हैं। ठीक है, इथाइल एल्कोहल, कार्बन में कहीं भी दिखा सकते हैं, इससे कोई फर्क, तो नीचे दिखा रहे हैं। तो जब इसमें हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये इस OH और H को मिला के क्या बना देता है, वाटर, -H2O। ये यहाँ नीचे दिखा दिया, HOH मिलके वाटर बन गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या हो गया, फ्री। ये OH से O से जुड़ा हुआ था, ये भी खाली हो गया, O से जुड़ा हुआ था, और ये H से जुड़ा हुआ था, ये भी खाली। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट कार्बन एटम के ही आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। एक बॉन्ड तो पहले ही बना हुआ था, एक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं ये, नहीं डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये तो सिग्मा बॉन्ड था, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड जो बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, C, एक बॉन्ड पहले से था, एक और आ गया, कहाँ से आया, इन दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन से, और बाकी हाइड्रोजन एज इट इज रहेगी जहाँ थी, सिर्फ यहाँ से H और यहाँ से OH हट गया। तो विद एक्सिस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म
क्या? इथीन, इट फॉर्म इथीन। ये समझ में आ गया? ये रिएक्शन है हमारे कोर्स में। ऑलराइट, उसके बाद है कंबशन हो गया। हाँ, विद इसकी और कौन सी रिएक्शन कोर्स में? विद कार्बोक्सिलिक एसिड, विद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहते हैं ईस्टर फॉर्मेशन, ईस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, और इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। द रिएक्शन ऑफ फॉर्मिंग ईस्टर इज कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर क्या है? ईस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो हम कैसे शो करते हैं? C+O, ये फंक्शनल ग्रुप है उसका। अब इसके अब मैंने आपको पिछली दफ़ा समझाया था कि ये जो C+O, ये 2 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड से जुड़ा और एक, तो ये सिंगल बॉन्ड का जो ऑक्सीजन अगर ये H से जुड़ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो एसिड बन जाता है। और अगर इस H की जगह मेटल आ जाए तो ये हाइड्रोजन हटा के मेटल आ गया एसिड में, जैसे HCl था, H हट के Na आ गया, क्या बन गया वो? सॉल्ट। क्या बन जाता है वो? सॉल्ट। और अगर उस हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल ग्रुप आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया, या हाइड्रोकार्बन ग्रुप आ गया, तो उसे हम ईस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी इसकी अगर फुल फॉर्म लिखनी हो तो वो हम ऐसे लिखेंगे RC+O, यानी O तो था, यानी ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये ईस्टर जो होते हैं इनमें फ्रूटी स्मेल होती है। ये जो हमारे जितने भी परफ्यूम्स हैं ईस्टर कहलाते हैं। ऑयल्स जो हैं, जितने भी ऑयल्स हैं, चर्बी, ये सब ईस्टर्स हैं। इनमें स्मेल आप देखेंगे स्पेशल काइंड की होगी। ठीक है, तो ये जो ईस्टर्स हैं, ईस्टर बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ईस्टरिफिकेशन, या मैंने बताया। तो व्हेन ए इक्वल अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर मिक्स टुगेदर, एंड इसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट। वो रिएक्शन एस्टर बनने में हेल्प करता है। कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं, तो इसकी जनरल रिएक्शन है ROH, और एसिड है R-COOH। एरो पे कौन आएगा? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स। जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, फिर एल्कोहल की लिखेंगे, मिथेनॉल की। अब ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, ये अगले चैप्टर में भी, उसमें भी काम आएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन करता है तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में आप देखेंगे ये जो C+OH का H जो ये हट जाता है। C+OH का H हट के उसकी जगह या तो मेटल ग्रुप आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इस पर चार्ज होता है, तो जो भी ग्रुप आएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये अल्काइल ग्रुप आएगा, तो ये हो जाता है R-COO एजिटिव रहेगा, H की जगह क्या आ जाएगा? R। और ये जो H हटा था ये OH था, वहाँ भी ऊपर था H और OH मिल गए थे, तो क्या बना था यहाँ पे? यहाँ भी वाटर बन जाएगा। अब इसी रिएक्शन को अगर हम अल्कोहल इथेनॉल के साथ लिखें, C2H5OH, और एसिड बोलें जो हमारे कोर्स में है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड जिसे कहते हैं, जिसमें 2 कार्बन होते हैं। क्या फॉर्मूला है उसका? CH3, ये याद रखना C2H5 नहीं होता, वो फिर प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, जो कि 3 कार्बन हो जाएंगे टोटल, ये जुड़े हुए कार्बन आपस में, तो इसलिए ईथ की बात आ रही है। 2 कार्बन ग्रुप जुड़े नहीं होते आपस में, जैसे इसमें है, तो इसको अल्काइल अलग पढ़ते हैं और इसको अल्काइल अलग पढ़ते हैं। और हाइड्रोजन हटा के, ये मैंने कल उस दिन बताया था आपको कि ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं उनमें अगर हाइड्रोजन हट जाए तो बचे हुए ग्रुप के अंदर 8 की आवाज़ आती है। 8 आर दोज एसिड रेडिकल जो ऑक्सीजन के साथ बनते हैं, 8 या 8। जैसे सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से बना, सल्फाइड सल्फ्यूरस एसिड से बना। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड था, तो H हट गया, SO3 रेडिकल बचा, क्या बोलते हैं उसे? सल्फाइड। या तो 8 की आवाज़ आएगी या 8 की आएगी। ऑक्सीजन के साथ जब एसिड रेडिकल बनता है तो 8 या 8 की आवाज़ है। जैसे AlO2 नेगेटिव रेडिकल बना विद 1 वैलेंसी,
याद करो मेटल में पढ़ाया था, क्या बोलते हैं उसे हम? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन मिल गया, नेगेटिव रेडिकल बना रहा है, एसिड रेडिकल एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं? ZnO2, 2 चार्ज, इस पे वैलेंसी चार्ज होता है, जिंकेट। तो यहाँ हमने क्या बताया था कि जब ये एसिड में से H हट जाएगा तो इसको हम बोलते हैं अल्केन O8। N अपनी जगह रहेगा तो कि सेचुरेटेड है, और ओइक की जगह, ये अल्केनोइक था, ओइक की जगह क्या हो जाएगा? अल्केन O8। और जो इसकी जगह आता है ग्रुप, उसको हम अलग से मेंशन करते हैं। अब अगर अल्काइल ग्रुप आया तो अल्काइल अल्केनोइट हो जाएगा, मेटल आया तो सोडियम आया तो सोडियम अल्केनोइट, पोटाशियम आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब हम इसको रिएक्शन को कर रहे हैं, एरो पे क्या लिखेंगे हम? कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हीट का साइन, तो एसिड का सिर्फ H हटता है, पूरा एसिड एडिटिव लिखते हैं, ये ध्यान रखना। ये वाला CH3 नहीं हट रहा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका, ये नहीं टूटता, ये जो COOH का H है ये हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? CH3COO, और H की जगह यहाँ से अल्काइल ग्रुप आ जाता है, क्या? C2H5 प्लस H2O, क्योंकि ये H और OH मिलके वाटर। तो क्या बोलेंगे इसे? इसको अलग से पढ़ेंगे, जो H की जगह आया, इथाइल। CH3 होता तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, और ये क्या हो जाएगा? इथेनोइक था ना, क्या हो जाएगा ये? इथेनोइट। क्या? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बन गया ना, तो OH आएगी ये बस, और इथ के साथ आएगी। आप रफ पे नाम लिख लो अल्केनोइट, तो अल हटाना है, अल की जगह ईथ आएगा क्योंकि 2 कार्बन है, तो क्या नाम बन जाएगा? इथाइल एथ एन OH, ये ईस्टर है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ईस्टर इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। कैसे बनता है? कि व्हेनेवर इक्वल अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर मिक्स्ड टुगेदर एंड हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ concentrated sulfuric acid, then a fruity smelling compound, organic compound form, जिसमें fruity smell होती है, मीठी स्मेल होती है, that compound is called ester, and the process of forming ester is known as esterification। और ये रिएक्शन कॉमन है एसिड में भी, अल्कोहल में भी। ठीक है, इसको बंद कर दो। जो 5वीं रिएक्शन है विद सोडियम मेटल है, विद सोडियम ऑब्लिक पोटाशियम मेटल। अल्कोहल जो होता है वो सोडियम पोटाशियम मेटल के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है। क्या? विग्रसली। कैसे? C2H5OH, और इसको जब ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। समझ में आ गया? और क्या बना देता है? C2H5ONA। क्या इथेनोइड नहीं बनेगा? इथेनोइड तो एसिड से बनता। समझ में आया? इसे हम कहते हैं सोडियम इथोक्साइड। हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, यानी इट गिव्स हाइड्रोजन गैस विग्रसली। अब ये प्रॉब्लम है कि ये सोडियम मेटल पानी के साथ भी हाइड्रोजन गैस देता है, एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस देता है, और एल्कोहल के साथ भी हाइड्रोजन गैस देता है। अब आपको एक लिक्विड दिया, अब हमें पता नहीं इसमें पानी है या एसिड है या अल्कोहल है, और सोडियम मेटल डाल के रिएक्शन कराएंगे तो तीनों में से कोई भी हो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो पहले टेस्ट करना पड़ेगा लिटमस पेपर से, ब्लू लिटमस डालेंगे, चेक करेंगे ये ब्लू को रेड या रेड को ब्लू तो नहीं कर रहा। अगर दोनों में से कोई चेंज नहीं आ रहा, ना ब्लू को रेड ना रेड को ब्लू, तो समझ लो वो पानी है, न्यूट्रल है। और अगर वो ब्लू को रेड कर ले और रेड को ब्लू, तो वो एसिड है। अल्कोहल में भी यही होगा, ना एसिड अल्कोहल जो होता है वो ना ब्लू को रेड करता है ना रेड को। तो एसिड और अल्कोहल में, अल्कोहल और पानी में फिर फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो फ़र्क करेंगे स्मेल से। पानी में स्मेल नहीं होती, अल्कोहल में कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, स्पेशल स्पिरिट की स्मेल। वो जो शराब में स्मेल आती है वो भी अल्कोहल की स्मेल होती है। आप उसको कहते हैं ये आदमी जो है इसने अल्कोहल ले रखी है, तो बेसिकली अल्कोहल से मुराद ये इथेनॉल से ही शराब बनती है। इसका डाइल्यूट फॉर्म जो है इट कैन बी यूज, मतलब क्योंकि इससे जो है नशा हो जाता है, लेकिन ये पीना गलत है, इससे नुकसान बहुत है। हम उन नुकसानों पे नहीं जा रहे है ना, बट इट इज़ यूज। बेसिकली ये होता है जिसकी वजह से नशा होता है।
तो समझ में आई बात, इज यूज एज ए फ्यूल ऑल्सो, लेकिन अच्छा इसीलिए बाज़ार में जो अल्कोहल बेची जाती है प्योर अल्कोहल, उसमें कोई जहरीली चीज़ मिला देती हैं, ऐसे कलर्ड चीज़, जैसे वो मिला दिया कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल, वो ब्लू हो जाएगा, ताकि उसका उस नीलेपन की वजह से लोग समझ जाएं कि ये जहर मिला हुआ है। अगर वो बिना जहर के प्योर बेचेंगे तो जो शराब पीने वाले हैं वो उसको एज ए क्या नाम है वाइन यूज़ कर बैठेंगे, और फिर वो बजाय फ़ायदा होने के नुकसान होगा। तो इसलिए जो बाज़ार में अल्कोहल बिकती है उसे हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। डीनेचर, इन नेचर उसका पॉइजनस नहीं देखा जाए, लेकिन उसमें पॉइजनस सब्सटेंस इसलिए मिलाते हैं कि ताकि जो इसको यूज़ कर रहा है उसका मिसयूज़ ना करे, और उस अल्कोहल को क्या बोलते हैं हम? डीनेचर्ड अल्कोहल। यानी अल्कोहल की जो नेचर थी एज इट इज़ वो नहीं है शराबी। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे कि जो लोग इस हालत में भी अगर डीनेचर्ड अल्कोहल को पी लेते हैं वो बाद में नुकसान होता है, मर भी जाते हैं, कहते हैं जी जहरीली शराब से मर गए। उसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहरीली शराब में, इसकी एक वजह ये भी होती है। समझ में आ गई बात? तो स्मेल से पता चल जाएगा कि भाई ये पानी है या अल्कोहल है। बहरहाल दोनों जो हैं ऑक्सीजन सोडियम मेटल या पोटाशियम मेटल के साथ कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। इससे कहते हैं हम सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथ है ना, ऑक्साइड ऑक्सीजन है, उसको हम सोडियम इथोक्साइड कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम होगा सोडियम ऑक्सीथेन, सोडियम ऑक्सी क्या इथेन। प्रॉपर्टीज पढ़ी। नंबर 1 कंबशन, नंबर 2 अब सोडियम मेटल के साथ भी दे सकते हैं, इट गिव्स हाइड्रोजन। नंबर 3 विद एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिहाइड्रेशन होता है। इसमें डिहाइड्रेशन से पानी निकल गया, तो HOH जो है पानी की शक्ल में निकल रहा है, जब पानी निकलता है किसी चीज़ में से तो उसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो इट फॉर्म इथीन, क्या बनाता है वो? इथीन। ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो जहाँ पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं उनको पानी बना के अलग कर देता है। समझ में आ गई? नंबर ये तीसरे से। नंबर 4 क्या था? हैं एक तो क्या नाम है कंबशन, दूसरा क्या था? स्टेरिफिकेशन। अच्छा नंबर 5 स्टेरिफिकेशन हो गई। पहले रिपीट कर देते हैं, कंबशन विद सोडियम मेटल, फिर क्या? विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, और विद सोडियम मेटल तो हो गया, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और स्टेरिफिकेशन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको स्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पांचों प्रॉपर्टीज बुक में हमारे कोर्स में है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम सारी डिस्कस नहीं कर रहे। विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इथेनॉल से इथेनॉल बन जाता है, वो हमारे कोर्स में अब नहीं है, पहले थी। समझ में आई बात? नहीं आई है यहाँ पे जो है वो नहीं है। तो ये पांचों प्रॉपर्टी याद रखिए हेडिंग के साथ, और रिएक्शन है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आप अल्कोहल एक तरफ, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या में बदल देता है? कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। माइल्ड में अल्डिहाइड या कीटोन बनता डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ OH। फर्स्ट 2 में तो अल्डिहाइड ही बनता है, लेकिन अगर मान लो प्रोपेनॉल होता, प्रोपेनॉल में ऑक्सीजन OH बीच में होता तो वहाँ कीटोन भी बन जाता, डिपेंड करता है। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये बात समझ में आ गई? और उस रिएक्शन नहीं, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके एक थर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये बोर्ड के एग्जाम में सवाल आया था कि X having its characteristic smell react with Y which also has a characteristic smell and turns blue litmus red, Y के साथ नहीं, बल्कि X on strong oxidation produce a compound which turn blue litmus red, and X and Y combine together and form a compound with fruity smell. तो X और Y कंपाउंड Z विद फ्रूटी स्मेल, इस तरह से X इस फॉर्म में आता है। X को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर से रिएक्शन कराया, एक Y बना विच टर्न्स ब्लू लिटमस
इसका मतलब है वाई क्या है, एसिड है ना। इसको यूँ भी दे सकते हैं एक्स ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्म ए कंपाउंड वाई विच रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड ही रिएक्ट करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड भी कह सकते हैं, और इसी जगह कार्बोनेट्स भी लिख सकते हैं। कार्बोनेट्स के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा, बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करा या वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। इसका मतलब है जो वाई है वो एसिड है, और फिर एक्स और वाई कंबाइन टुगेदर फॉर्म ए अनदर कंपाउंड विच हैज़ ए फ्रूटी स्मेल। तो इसका मतलब है एल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जब वो दोनों मिले तो क्या बना, ईस्टर बना जिसमें फ्रूटी स्मेल होती है। इस तरह से घुमा के सवाल आता है, और हमें अपने आप को उस लिमिट में रखना है जितने कंपाउंड हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इथेनॉल की हैं, प्रोपेनॉल बुटेनॉल की नहीं है। तो हमें इथेनॉल को सामने रख के लिखना है। हालांकि देना चाहें एप्लीकेशन बेस दे सकते हैं। अगर उसी जगह मीथेनॉल होता तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब वो रिएक्ट करता तो मीथेनोइक एसिड बनता, और फिर मीथेनॉल मीथेनोइक एसिड रिएक्ट करते तो मिथाइल मीथेनोइड बनता, वो भी ईस्टर है। वहाँ इथाइल इथेनोइड बना, यहाँ क्या बनता, मिथाइल मीथेनोइड। एप्लीकेशन के तौर पे देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेट उन्हीं कंपाउंड रिएक्शंस पे करना है जो कंपाउंड हमारे सिलेबस में। ये बात क्लियर हो गई, 5 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसको बार बार डिवाइड करोगे तो हो जाएगी, एक दफ़ा इन रिएक्शंस को लिख के देख लो। अब हम करेंगे उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल की। इथेनॉल की प्रॉपर्टी ये कलरलेस होता है, इसमें करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ऑफ द वाइन की, जैसे स्मेल वाइन में होती है ना। और क्या नाम है, मिसेबल इन वाटर कम्प्लीटली, ये उठा देना ढकना, मतलब पानी में डिफरेंट लेयर तो है, 2 लिक्विड जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए उन्हें मिसेबल बोलते हैं। और इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर एल्कोहल क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना, क्योंकि इसमें आइंस नहीं बनते, इट डज नॉट ब्रेक अप इनटू आइंस। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज पार्टिकल का होना जरूरी है, आइंस से बनता है, तो इट डज नॉट ब्रेक अप इनटू आइंस, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। बल्कि बुक में मेटल उसमें एसिड में सवाल भी है कि भाई हाइड्रोजन कैरिंग कंपाउंड जैसे एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन अल्कोहल नहीं करता। वहाँ पे सवाल मैंने दे भी रखा है पेपर में कि एसिड जो हैं वो आइंस में ब्रेक हो जाते हैं पानी के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दोज आइंस इट कैन कंडक्ट करंट। आइंस के मोशन को करंट कहते हैं, बट एल्कोहल डू नॉट ब्रेक अप इनटू आयंस, है ना, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट करंट। ये बात समझ में आ गई है। अब क्या करना है हमें, 1 मिनट में